कहानी अविनाश की जुबानी। बचपन में एक लड़की के साथ गलत काम करने के बाद मुझे बुरे सपने आने लगे थे। मैं खुद को राक्षस समझने लगा था। उस लड़की की एक ही निशानी मेरे पास रह गई थी, एक जोड़ी कान की बाली बटरफ्लाई के आकार की। उस रात इतने शराब के नशे में था कि मुझे उसका और कुछ याद नहीं था। इंटर्नशिप के दौरान मेरी मुलाकात खुशबू से हुई। खुशबू के साथ मार्क ने गलत काम किया था और मैं उसकी इज्जत बचाई थी, और तब मैंने उसको मेरे लिए फिक्र करते हुए देखा। उसको इस हाल में देखकर जाने मेरे अंदर क्या हो गया था। और अगले दिन जब ऑफिस आया, सब कुछ बदल गया था। जब मैं अपने काम की जगह में वापस आया, खुशबू वहां पर नहीं थी, जिससे मेरी नब्ज तेज हो गई और मैंने झट से फोन उठाया और मार्क के सेक्रेटरी को कॉल किया। कसम खाता हूँ, अगर दोबारा उसे कॉल किया तो। जैसे ही मार्क की सेक्रेटरी ने उठाया, मैंने पूछा, क्या खुशबू वहाँ है? जवाब ना था तो मैंने राहत की सांस छोड़ी। मैं पागल हो रहा हूँ, कोई मौका नहीं है कि फिर से खुशबू वहाँ जाए। कल रात को जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद मैं बेकार में ही चिंता कर रहा हूँ। मैं अपना टर्मिनेशन लेटर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। यह मार्क भी ना, पर मैं यहाँ से जा नहीं सकता, यह जानकर कि मार्क अभी यहीं पर है, उसके पीछे। जब उसे मुझे निकालने का पावर है, इसलिए ऐसा किया। क्या मुझे जॉर्ज और बाकी लोगों को कहना चाहिए? पर यह तो एचआर डिवीजन का काम है। मुझे इंतजार करना चाहिए जब मुझे जॉर्ज बुलाकर इस लेटर के बारे में पूछेगा। पर मार्क उससे भी ऊंचे पावर में है, तो सब लोग उससे डरते हैं। मुझे फिलहाल यह नहीं मालूम कौन मेरा दोस्त है, कौन दुश्मन। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। बस मैं खुशबू के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अब तक अपना सामान पैक नहीं किया था। अभी मैं खुशबू का इंतजार कर रहा था कि मेरे डेस्क का फोन बजा। उठाया तो ट्रेसी थी और मैं उपहास करने लगा। बहुत मजेदार बात है, सुबह मैं एचआर के जूनियर स्टाफ से बात किया था, जिसने मुझे टर्मिनेशन लेटर पकड़ाया था। और अब मैं एचआर डिवीजन के हेड चार्ली के सामने बैठा हुआ हूँ, जो चिट्ठी को फाड़ कर फेंक दिया। कुछ ज्यादा ही जल्दी टेबल पलट नहीं गया। मैं वहाँ बैठा हुआ था और वह घबराहट से मेरे सामने हंस रहा था। हालांकि मैं इस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मुझे पक्का मालूम है, इसे नहीं मालूम मार्क ने एक औरत की इज्जत पर हाथ डाला था, और वह तो उसकी जूनियर ने प्रोसीजर फॉलो किया, तब पता चला। फिक्र मत करो अविनाश, उसने कहा। मैंने यह मामला ऊपर चेयरमैन को रिपोर्ट किया है और मार्क के खिलाफ तुरंत फैसला किया जाएगा, जिसने हमारी कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। अध्यक्ष के बातों से लगा कि वह बहुत गुस्से में है और मार्क को यहाँ से जाना होगा। और चार्ली ने कहा, मैं बहुत ही सराहना करूंगा तुम्हारी, अगर यह बात तुम समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। वो क्या कहना चाह रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स से यह बात ना कहूँ। सच बात तो यह है, मैं अपने पेरेंट्स को इस मामले में घसीटना नहीं चाहता था। मैं अपने पेरेंट्स के बेटे के रूप में नहीं जाना चाहता। चार्ली मुझसे बात कर रहा था। मुझे नहीं पता कितनी देर तक मैं उसके ऑफिस में बैठा हुआ था। मार्क यहाँ से जा रहा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अविनाश, आखिरी बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन तुमसे खुद मिलना चाहते हैं। चार्ली ने कहा, सही कहा, मैं भी सोच रहा हूँ उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूँ मदद के लिए, मैंने कहा। चार्ली ने अपना गला साफ किया। दरअसल तुमसे मिलकर वह तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मुबारक हो। बाहर निकला तो ट्रेसी की आवाज आई, तुमने तो बॉस से सारी बातें सुन ली होगी। मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, अच्छा लग रहा है कि खुशबू फिर से सांस ले पाएगी। वह तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। बेचारी लड़की रो रही थी जब उसे पता चला कि तुम चले गए। उसने यहाँ तक कह दिया उसे काम से निकाल दे तुम्हारी जगह पर। ट्रेसी की बात सुनकर मैं अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा, जो उसने खुशबू के बारे में बताया। जाने से पहले वह एक मुस्कुराहट दी। क्या सच में खुशबू ने कहा कि मेरी जगह पर उसे निकाल दिया जाए? पर वह यहाँ आने के लिए इतनी मेहनत की थी। मेरी तरह नहीं, बल्कि वह अपनी जिंदगी चलाने के लिए इतनी संघर्ष कर रही है। अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब के बीच में जूझ रही है। कॉलेज ट्यूशन फी के लिए पैसे बचा रही है और अकेली रहती है। खुशबू, मेरा गला दुखने लगा। बेवकूफ लड़की। पर फिलहाल मैं चेयरमैन से नहीं मिलना चाहता। मैं दोपहर में उनसे मिल लूंगा। अभी मैं खुशबू से मिलना चाहता हूँ। एलिवेटर से उतरते समय देखा लंच टाइम हो रहा है, इसलिए मैं खुशबू का नंबर डायल किया। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा। उसने कहा, मैं नीचे हूँ। काफी शोरगुल था, इसका मतलब वह रेस्टोरेंट में है। मैं अभी सारा के साथ रेस्टोरेंट में लंच खत्म की हूँ। हम अभी भी रेस्टोरेंट पर ही हैं। तुम कहाँ पर हो?
उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी, जिससे पता चल रहा था कि वो भी मुझसे मिलना चाहती है। वहीं पर रुको, मैं उससे कहा और उतरकर उसकी ओर जाने लगा। जब तक उसके पास पहुंचा, मेरी सांस फूलने लगी थी, जिससे वह दोनों अवाक होकर मुझे देख रहे थे। खुशबू, मैं हाँफते हुए कहा। अविनाश, खुशबू कही। वह कंफ्यूज थी जिस तरह से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। खुशबू, मैं दोबारा कहा। उसने कहा, हाँ बोलो। मैं जिस तरह से एक्टिंग कर रहा था वह चिंतित होने लगी थी। सारा ने मामला समझते हुए कहा, अरे मुझे अभी जाना होगा, कुछ जरूरी काम याद आ गया है। और वो वहाँ से चली गई। क्या तुमने लंच किया? उसने पूछा और मुझे एहसास हुआ मैं अभी बेवकूफ़ों की तरह चेयर के सामने खड़ा था। उसने वेटर को बुलाया ताकि मैं अपने खाने का ऑर्डर दे सकूं। फिर पूछा, तुम्हें एचआर के लोग बुलाए थे ना, कैसा गया? मैंने कहा, बहुत अच्छा, मुझे निकाला नहीं गया बल्कि मार्क जाएगा। खुशबू ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, मुझे अब राहत मिली। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा आंखें खोली उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा दिल धड़कने लगा। उसे आंसू के साथ और यूं मुस्कुराहट के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुशी के आंसू। क्या मेरे लिए खुशी के आंसू बहा रही है? खुशबू को ऐसे देखकर लगा कि मेरे दुस्वप्न कभी थे ही नहीं। मेरे अंदर का राक्षस मर गया और कभी वापस नहीं आएगा। ना अजीब है, किसी भी लड़की के प्रति मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? यह शब्द मेरे मुंह से निकले पर मैंने अपने होंठ हिलाए। मुझे याद नहीं। खुशबू मुझे देखकर सोच में पड़ गई। मैं नहीं चाहता कि हम सिर्फ दोस्त रहे, मैंने उससे कहा। मेरे आसपास की सारी चीज मानो थम सी गई। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे यह कहा। मेरे अंदर से आवाज आई, पीछे हट जाओ। जब मैं खुशबू के चेहरे का रिएक्शन देखा, सब खराब मत करो, इसलिए मैंने आगे जोड़ा, मैं चाहता हूँ हम बेस्ट फ्रेंड बने। लगा अपनी जीभ को काट कर मैं अपनी बात को वापस लूं। क्या यह अच्छा आइडिया है? मैंने पूछा। वह मुंह दबाकर हंसी और उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। हाँ जरूर। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था, सांस छोड़ रहा था। आज काफ़ी लंबा दिन गया, आखिर इसका अंत काफ़ी अच्छा हुआ। और फिर मैं अभी खुशबू के साथ हुआ बातचीत याद कर रहा था, जिससे मैं अस्थिर हो रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बेस्ट फ्रेंड, क्या ऐसी कोई चीज है भी? मैं आज तक कभी किसी लड़की को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया। यह बिल्कुल एलियन शब्द है जो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। लड़कियों के साथ कई बार फ्रेंड विद बेनिफिट तो किया हूँ मैं, पर यह जानकर कि वह मेरी कितनी केयर करती है, मेरा दिल भर उठा। मैं भी उसकी केयर करता हूँ, पर मुझे एहसास नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, एक ऊष्मा महसूस हो रही थी, पर क्या मैं इसके लायक हूँ? ऐसा तभी महसूस होता है जब हम किसी के लिए सच में केयर करते हैं, पर मैं क्या किसी लड़की के केयर के काबिल हूँ? चारों ओर अंधेरा था, मेरे पैर अपने आप ही चल रहे थे। मैं हूँ कहाँ? एक आवाज आई, अविनाश। मैं मुड़कर देखा तो सामने खुशबू खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अविनाश कहकर वह मुस्कुराई और उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैंने इतनी संतुष्टि, इतना सुख कभी महसूस नहीं किया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जब मैं यह खूबसूरत दृश्य देख रहा था। अंधेरा खत्म होने लगा था और एक रोशनी नजर आने लगी थी, पर फिर यह बंद हो गया। खुशबू की आंखों में उदासी भर आई। जो खुशबू के खुशी के आंसू थे अब रोने में बदल गया था। वो रो रही थी, जिससे मेरी अंतरात्मा को चोट पहुंच रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपनी जगह पर जम गया। यह उसकी आवाज नहीं थी। जो दुस्वप्न में आवाज सुनता था वही आवाज थी। एक झटके में वह बदल चुकी थी। मैंने अपने हाथों को कान पर रख लिया कि मैं इसे न सुन सकूं, पर फिर भी उसकी आवाज आने लगी। मेरे गले के आसपास उसके बाजू थे और उसके आंसू मेरे जिस्म में, और मैं एक गहरी खाई में गिर रहा था। बहुत दर्द हो रहा है अविनाश। मैं अपनी बेड पर उठकर बैठ गया, हाँफ रहा था। चिड़िया की चहचहाने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। फिर से मैं बुरा सपना देखा था। मैं अपने हाथों को देखा तो वह बिना काबू के कांप रहे थे। मैं अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। यह मेरी सजा है क्योंकि मैंने सीमा लांघने की कोशिश की। मैं कैसे भूल गया कि मैं राक्षस हूँ, खुशबू के स्नेह के हकदार नहीं। कैसे हो सकता हूँ जब एक लड़की को मैंने नष्ट किया है? जब मेरी ऐसी हालत थी, मेरे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर उसके नाम को याद करने की कोशिश करने लगा। उसके कंधों तक बाल थे। फिर याद आया उसका नाम विक्की है, जिसके साथ मैं कभी रिश्ता रखा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कहा, गुड मॉर्निंग अविनाश। मैं तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इस वीकेंड में। मैंने उससे पूछा कैसे? उसने कहा लोकेश ने तुम्हारा पता बताया।
कम ऑन, हम एक ही शहर में रहते हैं। जब भी मैं तुमसे कॉल करती हूँ तो मेरे कॉल का जवाब नहीं देते। क्या मुझे मिस नहीं करते? उसने पूछा। मेरे सपनों की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। बहुत दर्द हो रहा है और मेरा इलाज मेरे दरवाजे पर खड़ा था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया, बस काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कब हम किस करने लगे। कहानी खुशबू की जुबानी। जब मैं कैब से उतरी मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपने हाथों से गिफ्ट बॉक्स पकड़ा हुआ था। मैं अविनाश के लिए हमेशा से ही कुछ पकाना चाहती थी। वह कुछ ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है, उसे कीमती खाना खाने की आदत है, पर घर का बना हुआ खाना उसे अच्छा लगेगा। मैंने उससे पूछा था, अगर मैं वीकेंड में तुम्हारे लिए कुछ भेजूं तो एक थैंक यू गिफ्ट के रूप में, तो कैसा रहेगा? अविनाश ने मेरी बहुत मदद की थी, मेरी इज्जत बचाई थी। उसके बदले में मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी। बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया था। पूछा, क्या गिफ्ट? मैं मुंह दबाकर हंसी थी। कहा, एक सरप्राइज गिफ्ट। वह कुछ देर चुप रहा, फिर चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान लाकर कहा, ठीक है, फिर मेरे घर पर भेजना, यह मेरा पता है। पर उसे नहीं पता था कि मैं खुद यहाँ चलकर आऊंगी और उसके लिए खाना बनाकर लाऊंगी। मैं उतरने के बाद उसके लोकेशन में इधर उधर देखने लगी, आसपास ही कहीं उसका घर होगा। तभी वह मुझे घर से बाहर निकलता हुआ नजर आया और फिर एक लड़की उसके घर के बाहर खड़ी थी और साथ के साथ मेरे कदम रुक गए। उन दोनों को बात करते हुए देख रही थी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं उन दोनों को किस करते हुए देखा। तुरंत मैं दूसरी ओर मुड़ गई और लंबे कदम बढ़ाने लगी। जब गली के एकदम किनारे आई, एक साइकिल से मेरी टक्कर हुई और वह बॉक्स मेरे हाथ से गिरकर खाना बिखर गया। मेरी आंखें अविश्वास से बड़ी बड़ी हो गई। घंटों मेहनत करके जो खाना मैंने बनाया था वह जमीन पर गिरा हुआ था। झुककर मैं वह खाना उठाने लगी, पर यह कोई काम का नहीं था। मेरे गाल पर कुछ गिरा जिससे मैं बिदक उठी, कुछ गरम। जब मेरी हाथ उस तक पहुंची तो देखा वह आंसू थे। मैं रो क्यों रही हूँ? यह खाना गिरकर नष्ट हो गया या अविनाश एक लड़की को किस करते हुए देखा? पर मैं इतनी अवाक क्यों हूँ? मुझे पता है वह एक प्लेयर है, पर यह लड़की अलग थी जिसे मैंने क्लब में देखा था उससे। मैंने अपना एक हाथ अपने सीने में रखा। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? वह बस एक दोस्त है। एक बेस्ट फ्रेंड को भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। हाँ, हम बस दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मार्क को जब कंपनी से निकाल दिया गया, क्या उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था? पर बहुत सारी घटना हो गई थी। अविनाश की बहन मोनिका के साथ बहुत बुरा हुआ था। वह अपनी बहन को यहाँ टेक्सास में लेकर आया था और उसके पीछे पीछे बेचारा क्रिश, मोनिका का प्रेमी, भी आया था। और अब मोनिका ऑस्ट्रेलिया चली गई है और क्रिस वापस बॉस्टन चला गया है। लगता है वह अपनी बहन और उसके बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बुक स्टोर से बाहर निकली, अविनाश ने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ लंच करोगी? घड़ी देखा तो लंच का टाइम अभी हुआ नहीं था। उसने कहा, लंच नहीं, ब्रंच। मैंने कहा, मुझे अपने पापा के ग्रेवयार्ड में जाना है और उसके बाद हम लंच के लिए चल सकते हैं। अविनाश भी मेरे साथ आया था। पापा की कब्र में फूल चढ़ाने के बाद अविनाश ने मुझसे पूछा, क्या तुम अपनी माँ के कब्र में फूल नहीं चढ़ाओगी? और तब मुझे एहसास हुआ अविनाश ने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था, पर मैंने उसे अपने बारे में अब तक कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा, दरअसल मेरी माँ की कब्र यहाँ नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में है। यह बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। पूछा, न्यूयॉर्क में? वह मेरा होम टाउन है। मुझे तो लगा था तुम हमेशा यहाँ रहती हो, फिर कभी हम चल सकते हैं वहाँ पर। उसको देखकर एक जानी पहचानी मुस्कान दी। सोचा मैं अपने बारे में कुछ जानकारी इसे दे देती हूँ। हाँ, मैं वहाँ कुछ समय रहती थी। और क्या तुम्हें पता है, हम सेम हाई स्कूल में जाते थे। मैंने कहा। यह सुनकर वह अपनी जगह पर ही रुक गया। तुम मजाक कर रही हो ना? उसके बातों में सदमा था। पर यह कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें पहचाना नहीं? अविनाश, ऐसी बहुत सारी चीज है तुम्हें याद नहीं है। मैं हंसकर कही, इसका बहुत बड़ा चांस है कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें पहचानती थी क्योंकि तुम फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। जिस बात से वह और ज्यादा सदमे में चला गया क्योंकि मैं एकदम पूरा डिटेल उसका बता दिया था। उसके बाद उसने कई सारी सवालों की बौछार की और मैं बस मुस्कुराकर जवाब दी। मैं अपने किताब की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करके बाहर निकली थी। सोच रही थी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ, फिर भी अपने सौतेले पिता का खौफ मेरे अंदर से नहीं गया। मैं उनके साथ एक शहर में नहीं रह सकती। सोचती हूँ कभी मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। जब मैं घर के पास थी किसी के साथ
टकराई और नीचे जमीन पर गिर गई। जब देखी तो एक जाना पहचाना चेहरा मेरे सामने खड़ा था। नहीं, कैसे हो सकता है, मैं गलत देख रही हूँ। जब मैं ठीक से उसका चेहरा देखा तो मेरा दुष्स्वप्न मेरे सामने खड़ा था। मेरी एंजाइटी की वजह मेरा सौतेला बाप तारक। खुशबू उसके मुंह से निकला। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, यहाँ नहीं, फिर से मेरे सामने नहीं। वह मुझे सर से पांव तक देखा, फिर कहा, तुम काफी बदल गई हो। हाँ, जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। एक नखरे की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मेरे लिए सांस ले पाना भी मुश्किल था। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्यों क्यों तुम क्यों यहाँ पर हो? मैं हकलाई। तारक उपहास किया। यह मेरा देश है बेवकूफ लड़की, मैं जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता हूँ। मैं खौफ खा गई जब उसने मेरे बाजू को पकड़कर मुझे उसकी ओर घुमाया। मैं दर्द से कराहने लगी और मार खाने की पुरानी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे ऐसे ही भाग जाओगी? वह फुफकारा। मुझे पता है तुमने सारे पैसे ले लिए हैं। मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम्हें पता भी है मैंने अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारा है। मेरे हाथों को पकड़कर मुझे बुरी तरीके से हिलाने लगा। पर मैं उसे पैसे कैसे दे पाऊंगी जिससे मैं अपने कॉलेज के फीस भरे हैं और पूरे साल के लिए बचा रखा है। तभी किसी की आवाज आई, बूढ़े आदमी मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ मत लगाओ। जब आवाज की ओर हम दोनों ने अपना सिर घुमाया तो देखा पड़ोस का नन्हा रमन, 6 साल का बच्चा, उसे देखकर चिल्ला रहा था। रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। पीछे हट, बूढ़े आदमी बच्चे की आवाज आई, जो कि सुपर हीरो की मूवी देखता है। तारक उपहास किया, तुम जैसा छोटा बच्चा मुझ जैसे बड़े आदमी का क्या बिगाड़ सकता है? रमन ने कहा, पीछे हट जाओ। नहीं तो मैं? बूढ़े ने पूछा। नहीं तो क्या? मैं चिल्लाऊंगा, रमन ने बोला। तारक 1 इंच हिला, तभी वह लड़का चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, यह बूढ़ा आदमी मुझे किडनैप कर रहा है। रमन की आवाज सुनकर सामने से एक कार आकर रुकी। तारक के मुंह से निकला, शिट, और वह वहां से भाग गया। और फिर मैं रमन के करीब बुलाई और फिर से मेरा PTSD शुरू हो गया। मैं कांपने लगी। आईने के सामने बैठे जब मैं अपने जख्मों को देख रही थी, यकीन नहीं आ रहा था तारक ने मुझे फिर से चोट पहुंचाई थी। मुझे मेरी माँ की याद आने लगी। मैं अपनी माँ की अच्छी यादों को हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी, तो मैंने अपनी बटरफ्लाई ईयररिंग निकाली। अभी मैं हमेशा इसे अपने पास से रखने की सोच रही हूँ, पर इसका एक जोड़ा कहीं खो गया है। शायद न्यूयॉर्क में कहीं खो गया है। जबकि मैं यहाँ आई थी बस एक जोड़ा ही था। मैं अपनी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर से देखने लगी। भी मेरी नज़र एक ब्रेसलेट में पड़ी। काफ़ी मेहनत के साथ उस ब्रेसलेट के साथ मैं ईयररिंग का हिस्सा जोड़ दिया और उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में पहन लिया। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कल का दिन अच्छा होगा, यही सोच रही थी। कहानी अविनाश की जुबानी। सुबह ऑफिस आया तो खुशबू ने खूबसूरत सी मुस्कान दी, कहा, गुड मॉर्निंग अविनाश, और मेरा दिन अच्छा हो गया। इसी वजह से मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग कहकर मैं अपने डेस्क पर बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा। तभी खुशबू उठकर कुछ डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवाने ले गई। तभी मुझे याद आया मुझे भी कुछ फोटोकॉपी करना है, जॉर्ज को कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं। तो मैं भी खुशबू के पीछे पीछे जाने लगा। तुम्हारे पास तो बहुत सारे पेपर है, कहकर मैं मुस्कुराने लगा। उसने कहा, हाँ, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, और वह फोटोकॉपी करने लगी। और तभी मेरी नज़र में वह आया, वह ब्रेसलेट। मैं जम गया जब कुछ जाना पहचाना मेरी आंखों के सामने आया। उसमें एक बटरफ्लाई पेंडेंट लगा हुआ था, ठीक वैसा ही बटरफ्लाई पेंडेंट जैसा मैं बुरे सपने देखने के बाद अपने वाली एक जोड़ी कान की वाली को देखता था। मैंने उसकी कलाई को पकड़ा जिससे वह बिदक उठी। जब मैं करीब से उसे देखा, वह ठीक वैसा ही था जैसे मेरे पास एक जोड़ी रखा हुआ था। एक एक डिजाइन, एक एक पैटर्न एक जैसा था। मैं उसे इतनी बार देखा था, अपने दिमाग में बैठा लिया था। बीच में नीला हिस्सा भी था। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। तुम्हें यह कहाँ से मिला? तो कंफ्यूजन के साथ मुझे देखने लगी। पूछा क्या? फिर कहा, यह ब्रेसलेट, यह तो मेरा है, काफी लंबे समय मेरे पास है। ठीक उसी वक्त जॉर्ज ने बुलाया और वह चली गई। दोपहर के बाद मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार मैं उसके ब्रेसलेट की ओर ही देख रहा था, जिससे खुशबू थोड़ी आज अस्वस्थी में पड़ गई थी। बस मेरा ध्यान उस बटरफ्लाई पेंडेंट पर ही था। मेरा दिमाग यह कह रहा था कि यह मात्र एक इत्तेफाक है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मेरे होटल में जो रखा हुआ था कोई ईयररिंग था और यह एक ब्रेसलेट है, जो हो सकता है डिजाइनर अलग अलग पीस बनाया हो एक ही ज्वेलरी का। पर फिर भी मैं काफी सदमे में था। सारा खुशबू के पास कुछ काम के लिए आई थी और काम करने के बाद वह खुशबू का ब्रेसलेट देखने लगी। काफी प्यारा ब्रेसलेट है। उसने कहा, यह कोई लकी चार्म है क्या, जिसे तुम अपनी मनचाही चीज लगा सकती हो? कहाँ से खरीदा है यह तुमने?
थैंक यू। खुशबू मुस्कुराई। कहा, मैंने इसे कहीं से ऑर्डर नहीं किया। मेरा एक ईयररिंग है जिसका एक जोड़ी खो गया है, पर फिर भी मैं इसे पहनना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे ब्रेसलेट के साथ लगा लिया है। देखो, कहकर वह सारा को दिखाने लगी। सारा कही, काफी अच्छी सोच है। अब मेरा दिल लगभग रुक गया। मैं अपनी आंखें उन दोनों से हटा ली। अजीब बात, इतनी देर तक मैं उस बटरफ्लाई ब्रेसलेट को देख रहा था और अब मैं उधर देख नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे डरने लगा हूँ। मैं खुशबू को देखने से डर रहा हूँ। क्या यह कोई इत्तेफाक है? जरूर है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। खुशबू और अविनाश का एक दर्दनाक अतीत था और दोनों के पास एक एक जोड़ी कान की बाली रह गई थी। क्या अविनाश को अपने जुर्म का आभास होगा? क्या वो खुशबू को पहचान पाएगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला एपिसोड जरूर सुने। थैंक यू।